हेलो बच्चों। तो एलटी 2015 का क्वेश्चन पेपर जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं आज। ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, एक ही पार्ट में क्योंकि सारा का सारा 100 क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो सकते। तो मैं इसको दो लगभग इसके पार्ट बनाऊंगा। तो पार्ट 1 जो है वो इसमें पहला जो है ये अनसीन पैसेज का पार्ट है। तो इसके तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं डिटेल सॉल्यूशन जो है हर क्वेश्चन का आपको बताता हूँ, क्योंकि अनसीन पैसेज पढ़ना एक तरह से बहुत बोरिंग हो जाएगा आपके लिए भी। मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है ग्रुप में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप का नाम है मैथस्थान। आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा और यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन जैसे 101 है। ठीक है, अनसीन पैसेज का आपको पार्ट दे रखा था, 2015 का पेपर था। 101 का जो आंसर है ये नन ऑफ दीज था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 जो आपसे पूछा गया था, व्हाट सीम्स टू बी द पर्पस ऑफ द ऑथर इन राइटिंग दिस पैसेज। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। टू क्रिटिकली लुक इनटू द मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स, टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट, to point out the deficiencies in the curriculum and examination system, and to put up a case for improved and upgraded system of education। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अकॉर्डिंग टू हम आंसर की ही बता रहे हैं आपको, सारे के सारे आंसर। और इसमें भी कुछ आंसर की में जो है एक दो क्वेश्चन जो है उस पर डिस्प्यूट आया था 2015 में, तो उसको भी मैंने सही कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 103। 103 जो आपसे पूछा गया था वो था, व्हाट प्रॉब्लम्स डज द ऑथर सी इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तीन ऑप्शन सॉरी। और आपको बोल रखा है द प्रेजेंट सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट, द डिफिकल्टीज ऑफ द एग्जामिनर, एंड लास्ट दे रखा है द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन। तो इसमें आपको जो है चार ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर था ना बच्चों, ये था ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पूछा था आपसे कि द ऑथर सीम्स टू बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें तीन ऑप्शन इसमें भी दे रखे थे। ठीक है, पीडीएफ में मैंने आपको प्रोवाइड कराया ही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर वन जो दे रखा है वो दे रखा है ओनली वन, टू दे रखा है ओनली टू, थ्री दे रखा है ओनली थ्री, और बोथ वन एंड थ्री। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 आपसे बोला है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम अल्टीमेटली हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ओनली थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला है, अकॉर्डिंग टू ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन कॉज लीडिंग टू द अपग्रेडेशन टीचिंग ऑफ मैथ्स एंड साइंस। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा ये भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो ये तो हो गया ये अनसीन पैसेज का। इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ बात नहीं करी है क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं बात करूँगा तो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्रामेटिकल एरर्स के पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 107 जो आपको दे रखा है वो आपको बोला है कि सिनोनिम्स का पार्ट है। आपको बोला है एक वर्ड दे रखा है एंडोगेमी, इसका सिनोनिम क्या होगा। सबसे पहले तो इसका मीनिंग की बात करते हैं। एंडोगेमी का मतलब होता है कि एक ही जगह या एक ही कुल में, ठीक है, या एक ही ग्रुप में आप शादी अगर कर लेते हो, एक ही जात में एक ही सोसाइटी में अगर आप शादी कर लेते हो तो उसको हम कहते हैं एंडोगेमी। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सिमिलर रिलीजियस प्रैक्टिस बोलेंगे, रिलीजियस अलग चीज़ हो गई और सोसाइटी अलग चीज़ हो गई। ठीक है, सिमिलर चाइल्ड लर्निंग रेयरिंग प्रैक्टिस, मैरिज विद इन अ ग्रुप, या सेरेमनी ऑफ मैरिज। तो इसमें बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो वर्ड होता है एंडोगेमी जिसका मतलब होता है मैरिज विद इन अ ग्रुप। इसका ही अगर आपसे अपोजिट पूछ लिया जाता है तो वो होता है एक्सोगेमी। एक्सोगेमी पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, एक्सोगेमी, EXOGMY, इसका मतलब होता है मैरिज आउटसाइड अ ग्रुप। ठीक है, तो टू मैरी आउटसाइड अ ग्रुप इसका मतलब होता है एक्सोगेमी। ठीक है, यानी अगर आप किसी कास्ट में हो और आप कास्ट के बाहर शादी कर लेते हो तो उसको एक्सोगेमी कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन के बच्चों वैसे दो मीनिंग होते हैं। पहले तो मैं इसके चार ऑप्शन हैं वो जो है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन दे रखा है कंडीशन ऑफ बीइंग फॉरगेटन, दूसरा आपको दे रखा है कंडीशन ऑफ बीइंग एंग्री, तीसरा आपको दे रखा है कंडीशन ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी, और चौथा आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कंडीशन ऑफ बीइंग हैप्पी। ठीक है, तो ऑब्लिवियन का आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए था।
तो चलिए हम ये बता देते हैं, इसका जो आंसर होगा ना ऑब्लिवियन का, ऑब्लिवियन के वैसे दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है कि ऐसी स्टेट जिसमें आप बिल्कुल ही अ, समझ नहीं पा रहे हो कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, ठीक है, इन विच यू डू नॉट रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। पहली तो ये मीनिंग होती है कि आप अनकॉन्शियस हो और आपको पता नहीं है कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। दूसरा ये है कि अगर आप कोई एक पर्सनैलिटी थे और बहुत लोग आपको जानते थे और उसके बाद जो है लोगों ने आपको भुला दिया, तो उसके लिए भी एक वर्ड यूज़ होता है ऑब्लिवियन। तो इसका ऑप्शन नंबर वन जो है कंडीशन ऑफ बीइंग फॉरगेटन, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। फॉरगेटन का मतलब ये है कि लोगों के द्वारा भुला दिया जाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको वर्ड दे रखा है क्वारी। क्वारी का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर मीनिंग इसका पिट होता है, सैंड होता है, म्यूजियम होता है या मार्डी ग्रास होता है। तो काफ़ी बच्चों ने इसमें गलती करी है, इसका आंसर बी लगा दिया काफ़ी बच्चों ने, सैंड। तो क्वारी का मीनिंग जिन बच्चों को पता भी था उन्होंने भी गलती करी है। मीनिंग क्या है वैसे इसका? मीनिंग ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ से सैंड निकाली जाती है, ठीक है। ट्रक के या किसी क्रेन की हेल्प से सैंड जहाँ से निकाली जाती है, नदियों में आपने देखा होगा ये क्वारी बना रहता है, ठीक है, जहाँ से सैंड सैंड निकाली जाती है, तो उस जगह को क्वारी कहते हैं, ठीक है। तो सैंड को क्वारी नहीं कहते, किसको कहते हैं? पिट को कहते हैं। एक तरह का वो गड्ढा होता है जहाँ से पत्थर, सैंड, चूना वूना सब कुछ, रेत वेत सब निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट आ जाता है स्टाक। स्टाक का मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले तो स्टाक के चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सीवर, टेंस, ऑब्वियस और स्लैंट, ठीक है। तो स्टाक का जो अगर हम बात करें ना, मीनिंग होता है कि बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट या इम्पॉसिबल टू अवॉइड, ठीक है। और एक और भी मीनिंग हो सकता है इसका, जैसे एकदम खाली बोलते हैं हम, स्टाक का मतलब होता है एकदम खाली, ठीक है, जिसमें कुछ भी आकर्षित ना हो, कुछ भी चीज़ में आकर्षण ना हो, उस तरीके से, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, इसके सिमिलर मीनिंग वाला कोई भी नहीं आ रहा है। तो हमारे को क्या करना है, एक और मीनिंग पे बात करनी है इसके, और मीनिंग होता है जो एडवर्ब की फॉर्म में होता है। स्टार्क का मतलब एक और भी होता है, वो होता है कम्प्लीटली, ठीक है। कम्प्लीटली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ ऑब्वियस है, ठीक है, या पूरी तरह से, या एक्सट्रीमली है, भी इसका मीनिंग हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रूडिमेंट्री। आपसे बोला है इसका मीनिंग क्या होगा। तो फिर देखो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एडवांस, सुप्रीम, बेसिक या सेकेंडरी। रूडिमेंट्री, ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा इसके बारे में। रूडिमेंट्री का मतलब होता है वेरी बेसिक, जो बहुत ज़्यादा बेसिक हो या सिंपल हो, ठीक है, क्या हो, सिंपल हो, तो उसको हम बोलते हैं रूडिमेंट्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको टाइप पे आ जाते हैं। 112 से 116 में आपसे पूछा गया था, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ए टू डी चूज वन दैट इज द फारदेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, तो आपसे एंटोनिम्स पूछें। फारदेस्ट का मतलब ये है कि आपसे एंटोनिम पूछें कि ये जो वर्ड दे रखा है इसका एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। तो पहला वर्ड है आपका प्यूसेंस। प्यूसेंस का मीनिंग की हम बात करेंगे। पहले मैं चार ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। इम्पोर्टेंस, इसका एंटोनिम होगा अप्रूवल होगा, डिनायल होगा या बिक्यूस्पिड होगा, ठीक है। तो प्यूसेंस का मतलब होता है कि जो एक्सट्रीमली पावरफुल इंसान होता है या ग्रेट पावर की जब हम बात करते हैं, तो अ, ये वर्ड यूज़ होता है। क्या मतलब होता है इसका? ग्रेट पावर या वेरी पावरफुल, ठीक है। तो इसका अगर हम उल्टा देखें, ठीक है, इसका उल्टा जो होता है वो होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि लेस पावर होता है इसका मतलब, या पावर में कमी आ जाना, ठीक है, शक्ति में कमी आ जाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, डोरमेंट। डोरमेंट का चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, स्ट्रेच, एक्टिव, रिलायबल, एक्साइटिंग, अनएक्साइटिंग। तो डोरमेंट का सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं। मीनिंग होता है इसका समथिंग विच इज़ नॉट एक्टिव, ठीक है, विच इज़ नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम। अगर नॉट एक्टिव है तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? इसका एंटोनिम होना चाहिए समथिंग विच इज एक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। सर्क्यूटोस। सर्क्यूटोस का मतलब होता है क्या, और इसका उल्टा क्या होगा? डायरेक्ट, प्लेजरेबल, अप्रोक्सीमेटली या कॉम्प्लेक्स। सर्क्यूटोस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा घुमावदार हो। क्या हो? घुमावदार। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा ऐसी चीज़ जो बिल्कुल डायरेक्ट हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंसाइट। इंसाइट के चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ओवरलुक, यू ग्रॉस, मॉडिफाई या काम। इंसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भड़काना, ठीक है, भड़काना।
तो इनसाइट का उल्टा क्या होगा, किसी भी चीज़ को काम करना या आपका काम हो जाना। काम का मतलब होता है कि भड़काऊ जो चीज़ होती है उसको शांत करना, ठीक है, यानी शांत करना काम होता है इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका एंटोनिम होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है फ्यूजन। फ्यूजन के चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कोरिलेशन, ब्लेंडिंग, सीन और इलॉजिकलिटी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, फ्यूजन का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ देना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन या कंबाइन कर देना। तो कोरिलेशन जो है इसका नहीं हो सकता, एंटोनिम की क्योंकि बात हो रही है। ब्लेंडिंग का तो मतलब भी फ्यूजन होता है, तो इसका तो ये सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता। इलॉजिकलिटी भी नहीं होगा, स्किज्म होगा। इसका मीनिंग होता है दो गुटों में सेपरेशन हो जाना क्योंकि उनकी आपसी सहमति नहीं है, ठीक है, यानी दो पार्टीज जो हैं वो सेपरेट हो गई क्योंकि उनमें आपसी सहमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक तरह से इसका मीनिंग ही है सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको दे रखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। आपको बोला है कि आपको एक सेंटेंस दे रखा है और इसके लिए एक वर्ड आप बताइए। चार ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा होगा। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं जो किसी पॉइजन के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंटीसेप्टिक कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं, सीरम कहते हैं, सेरामाइसिन कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं एंटीडोट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको बोला है वर्ड यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं जो एंशिएंट टाइम में यूज होते थे बट अब उनका यूज नहीं होता। एंशिएंट कहते हैं, आर्केक कहते हैं, एंटीक्वेटेड कहते हैं या एक्सटिंक्ट कहते हैं, ऐसे वर्ड जिनका अब जनरली यूज नहीं होता, एंशिएंट टाइम में इनका यूज होता था, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें जो वर्ड यूज़ होते थे एंशियंट टाइम में बट अब यूज़ नहीं होते, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं आर्केक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं या सोल्जर को क्या कहते हैं जो पैसों के लिए लड़ता है। मर्सिनरी कहते हैं, सिनेक्योर कहते हैं, हॉनररी कहते हैं या इक्विस्टेरियन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो पैसों के लिए ज़्यादातर काम करता है, सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, उसको हम कहते हैं मर्सिनरी, चाहे वो सोल्जर हो या कोई भी हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच, इसके लिए एक वर्ड क्या होगा, हैरेंग, फिलिबस्टर, डिक्लेमेशन या होरोलॉजी, ठीक है। तो कोई भी जो बड़ी बोरिंग स्पीच होती है उसको हम कहते हैं हैरेंग। वैसे इसके लिए एक जो इसका मीनिंग है वैसे ये स्पीच में नहीं होता, ये होता है प्रश्नों की झड़ी, ठीक है। प्रश्नों की जब आप झड़ी लगा देते हो यानी एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते रहते हो तो उसको हम कहते हैं हैरेंग। हैरेंग ऑफ क्वेश्चंस बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रैक्टिस ऑफ बोरिंग आइडियाज एंड वर्ड्स फ्रॉम अदर्स एंड यूजिंग देम एज एन एज वंस ऑन, ठीक है, यानी दूसरों के आइडिया और वर्ड्स जो हैं वो चुरा लेना या बोरो कर लेना और उसको अपनी तरीके से यूज़ करना, ठीक है, या अपने लिए यूज़ करना, उसको हम क्या कहते हैं, पैंटोमाइम कहते हैं, प्लेजियरिज्म कहते हैं, इमिटेशन कहते हैं या अडेप्टेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब होता है प्लेजियरिज्म का मतलब होता है बच्चों साहित्य की चोरी। साहित्य का मतलब अगर हम बात करें कोई भी लिटरेसी वर्क है, यानी आपने देखा साहित्य की चोरी में कोई भी लिटरेसी वर्क है, मतलब आपने देखा कि ऑनलाइन कुछ आपको दिख रहा है लिखा हुआ, किसी ने एक आर्टिकल लिख रखा है और आपने चुरा के क्या करा अपनी वेबसाइट पे डाल दिया उसको, तो प्लेजरिज्म के तहत आप पे कॉपीराइट आ जाएगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ, क्या कहते हैं उसको, ट्रुथ सिखाने इलस्ट्रेट करने के लिए बोली जाती है उसको हम कहते हैं पैरेबल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं जो हर चीज़ की विपरीत साइड को ही देखता है, यानी कभी भी अच्छा नहीं सोचता, हर चीज़ के बारे में बुरा ही सोचता है कि ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, सैडिस्ट कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं, नन ऑफ दिस। तो उसको हम कहते हैं पेसिमिस्ट। और अगर हम बात करें कि ऐसा इंसान जो ब्राइट साइड के बारे में सोचता है हर चीज़ के, कि हर समय पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं हम उसको।
इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको एक फिल इन द ब्लैंक का पार्ट है और आपको बोला है कि जो भी सूटेबल लग रहा है यहाँ पे आपको उस पर फिल करना है, ठीक है। तो आपको दे रखा है ये पहला जो क्वेश्चन है, गैसोलीन इज अ नॉन डैश बट वी स्टिल, यहाँ पे कट हो रखा है, इट टू कीप आवर कार इन मोशन, ठीक है। पहला है ऑप्शन नंबर ए है एलिक्सिर, बी है कार्सिनोजेन, सी है एंडेवर और डी है कैलीग्राफी। तो कॉलीग्राफी तो नहीं होगा, कॉलीग्राफी तो आर्ट होती है एक, जो हैंड राइटिंग के लिए यूज़ होती है। तो अगर हम बात करें कि उसने बोला है कि गैसोलीन जो है वो एक नॉन कार्सोनिजन है। कार्सोनिजन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी गैस जो जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कार्सोनिजन। तो गैसोलीन जो है वो एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, पर फिर भी हम उसको अपनी कार में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बोला है कि ही बिलीव दैट पॉवर्टी वाज इन इरेडिक एंड दैट नो सोशल लेजिस्लेशन कुड बी रेदर देन डैश। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पैलिएटिव बोला है पहला, दूसरा बोला है सिम्बायोटिक, तीसरा बोला है रेमिफिकेशन, चौथा बोला है डेसिडुअस। तो हम बात कर देते हैं सबसे पहले तो इसका आंसर की, इसका आंसर होगा ए पैलिएटिव। अब इसकी बात करते हैं ये होता क्या है। पैलिएटिव का मतलब होता है सूदिंग, या हम इसका जनरली मीनिंग लेके चलें तो नॉर्मल होता है इसका मीनिंग, ठीक है। सूदिंग या नॉर्मल, कम टू अ नॉर्मल पॉइंट। सिम्बायोटिक होता है क्लोज एसोसिएशन, जो इसका मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। रेमिफिकेशन का मतलब होता है, बायोलॉजी में टर्म यूज होती है, इसका मतलब होता है ब्रांचेस, एक से ज़्यादा ब्रांचेस होना किसी भी चीज़ की। और इसी तरीके से डेसिडियोस भी जो है वो भी इसमें बैठेगा नहीं फिट। तो ऑप्शन नंबर वन जो है यानी ए जो है पैलिएटिव, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ही हेटेड हिज फादर सो इंटेंसली दैट ही कमिटेड डैश। पहला ऑप्शन दे रखा है कि कॉन्केंटिनेशन, दूसरा दे रखा है विस्कोसिटी, तीसरा दे रखा है मैट्रिसाइड, चौथा दे रखा है पेरिसाइड। वो अपने फादर को इतना ज़्यादा हेट करता था कि उसने क्या कमिट कर दिया, ठीक है। तो विस्कोसिटी तो एक फोर्स होती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स या किसी भी फ्लूइड के बीच में होती है, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मर्डर कर देना मदर का, ठीक है। फिर आ जाते हैं पेरिसाइड, पेरिसाइड का मतलब होता है मर्डर कर देना फादर का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वो अपने पापा से इतना ज़्यादा हेट करता था कि उन्होंने उसको मर्डर कर दिया। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बोला है हर डैश मैनर एम्बेरेस्ड अदर्स एट द पार्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गॉश इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉश का मतलब होता है स्ट्रेंज, या हम बोल सकते हैं अनयूजुअल मैनर, जो पर्टिकुलरली हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो सबको एम्बेरेंस कर दिया उसने पार्टी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 120। क्वेश्चन बोला है, माई एबिलिटी टू इंस्पायर अदर इज़ माई बेस्ट, क्या है, एक्यूमेन, ऑट्रीब्यूट, या फिजिबल, या कोहेरेंस। तो माई एबिलिटी टू इंस्पायर अदर इज़ माई बेस्ट क्या बोलेंगे हम, कि ये है हमारा ऑट्रीब्यूट, ऑट्रीब्यूट यानी खासियत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूइंग वेल इन कॉलेज इज ऑफ द डैश कंसर्न टू मी सो आई स्पेंड सेवरल आवर्स स्टडिंग ईच डे, मोस्ट, पैरेलल, अटमोस्ट, या मैग्नीट्यूड। तो बहुत ही ईजी है ये कि कॉलेज में अच्छा करने जो है वो मेरा अटमोस्ट कंसर्न था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपसे बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स, जॉर्ज पील, थॉमस लॉच, जॉन वेबस्टर, या थॉमस नैश, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो है यूनिवर्सिटी विट्स से जो बिलोंग नहीं करता आपसे ये पूछा गया, तो जॉन वेबस्टर जो है वो बिलोंग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों 131 तक आज हमने करवा दी हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करवाएंगे पूरा का पूरा आपका पेपर ये ख़त्म। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।